किशनपुरा नाम के एक छोटे से शांत गांव में मोहन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली तड़कने लगी थी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। अजी, 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। ना धूप निकली, ना ही घर में कोई सूखी चीज बची है। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है राधिका, तू तो वैसे भी समझदार है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरी भी गीली हो गई है। हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियां भी भीग गई हैं, चूल्हा तक नहीं जल रहा। और तूने सुना ना, रामू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो अजी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी बचा नहीं है। यह बारिश लगातार पड़ती रहती थी, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती थी। मोहन अपने मालिक के घर काम ढूंढने के लिए जाता है। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। मोहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से यह बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो कोई काम नहीं है बेटा। मैं हल भी जोत लूं, दीवार भी चू दूं, जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग कर ही करना पड़े, मगर कुछ दीजिए। बच्चों को 2 दिन से बस उबला पानी पिला रहे हैं। देखो मोहन, काम तो बहुत है। खलिहान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, अनाज की बोरियां लगानी है, पर इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है, मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। सोचता हूँ कहीं मैंने किसी गरीब को मना तो नहीं कर दिया था, या किसी भूखे को बिना खिलाए लौटा तो नहीं दिया, तभी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। गलती किसी एक की नहीं बेटा, यह तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी हैं, तू ले जा लेना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। वह 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर मोहन चौपाल की ओर चला जाता है। अरे भाई प्रकाश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल राजू भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो प्रकाश, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है? नहीं भाई, मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 10 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा। घर में फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी पकड़ी और ऊपर से गर्म चाय। इतना सुनकर मोहन चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसी ही पड़ती रही तो हमारा काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, और ये लोग कह रहे हैं कि 10 दिन और बारिश चलेगी। ऐसे में खाना कहाँ से आएगा और किराया कहाँ से दूंगा? वह चिंता में डूबा हुआ अपने घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्या 10-12 दिन तक किसी तरह बारिश होती रही तो हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूँ राधिका, इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है। सेठ जी का किराया भी देना है, पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। राधिका, ये सब मैं अकेले कैसे संभालूं? मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो,
लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये लड़ाई सिर्फ अकेले की नहीं रही। अब हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले ही दिन अचानक आसमान में काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू फैलाने लगती है। अब तो देखो, बारिश और भी तेज हो गई है। ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की। अब तो घर में पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी गया। मैं क्या करूं राधिका, समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? मोहन देखो, मैं जानती हूँ कि बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो जरा, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाओगे? ये टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा, और ये भूख तो हमें उससे पहले ही तोड़ देगी। इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो तो हर बार बहाना बना देते हैं। मोहन, तुम्हें जाना ही होगा। यह वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ, सीधा मुखिया जी के पास जाओ। उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो अगर जरूरत हो, लेकिन कुछ लेकर आओ। मोहन सेठ जी के घर पैसे उधार लेने जाता है। मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया जी घर के बाहर आते हैं। अरे मोहन, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा 2 दिन से जला भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूं। अरे मोहन, बारिश तो अभी कम से कम 8-10 दिन और चलेगी। तू जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए यह मौसम तो सुहावना है, लेकिन हमारे लिए यह कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सज्जा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूं ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे तो पूरा चुका दूंगा। देख मोहन, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूं और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हां, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहायता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। मोहन वहां से लौटकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद सेठ मोहन के घर आता है किराया वसूलने के लिए। सुनो राधिका, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, मोहन किराया देने ही गया है। उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो राधिका, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो। किराया अब भी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो राधिका, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। यह बारिश 1 दिन की नहीं, 10-12 दिन तक चलने वाली है। सोचकर ही मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। बस 1 दिन और रुक जाइए। मोहन आते ही आपसे बात करेगा। हम आपको आपका किराया जरूर देंगे। बस अभी हालात बहुत खराब हैं। वह राधिका और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और चला जाता है। तभी मोहन घर लौटता है और बारिश में राधिका को खड़ा देखकर बहुत चौंक जाता है। राधिका, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मोहन सेठ सिंह जी आए थे किराए लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब 1 दिन भी नहीं रुक सकते और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन मोहन, इतनी बारिश में हम वहां तक जाएंगे कैसे?
कीचड़, पानी, अंधेरा, हमारे पास छाता भी नहीं है और तुम भी तो थके हुए हो। राधिका, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। ये हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। मोहन, राधिका और उनका बच्चा तीनों बारिश में ही चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है जिसके पास उसका मालिक खड़ा होता है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ मोहन, कहो क्या बात है। ये जो कंटेनर आपने यहाँ फेंक रखा है, क्या ये पूरी तरह से खराब है? हाँ मोहन, यह कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। जंग लग चुका है, अंदर का सामान भी निकाल लिया गया है। सेठ जी, मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। बारिश के कारण झोपड़ी बह गई और किराया ना देने की वजह से मालिक ने घर से निकाल दिया। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इस कंटेनर को ही अपना छोटा सा घर बना लूं? मैं इसे साफ कर लूंगा, ऊपर त्रिपाल डाल दूंगा, कम से कम सिर पर छत तो होगी। मैं तो इसे यहां से हटवा ही रहा था। तुम्हारी आंखों में मजबूरी साफ दिख रही है मोहन। ये जमाना गरीब को जीने नहीं देता। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बेकार चीज मांगी है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं। ठीक है मोहन, ये कंटेनर अब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। और यह लो, कुछ पैसे रख लो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी होंगे। इससे कुछ राशन ले लेना, कपड़े ले लेना और खुद को संभालो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान आपको इसका बहुत अच्छा बदला देगा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन उस कंटेनर को बहुत अच्छे तरीके से घर जैसा बना देता है। वे सभी बारिश से बचने के लिए उस कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। राधिका, सेठ जी ने जो पैसे दिए थे अब बस यही बचे हैं। मैंने सोचा था इनमें से थोड़ा राशन लाऊंगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम पैसों में घर चलाऊं या कोई काम शुरू करूं। तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? देखो मोहन, जब वक्त बुरा आता है ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में किसी ने हमारी मदद नहीं की, न मुखिया जी न मोहल्ले वाले, किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। राधिका, इन पैसों को यूं ही खर्च करने से बेहतर है कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए जो छोटा हो मगर बरसात के मौसम में भी चले। देखो मोहन, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गरम खाने की तलाश होती है। बारिश और गरम चाय के साथ अगर कुछ तला भुना मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसे का ठेला खोलो। गर्मा गर्म समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। राधिका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। समोसे तो हर मौसम में चलते हैं और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। अगले ही दिन से मोहन समोसे का ठेला लगाने लगता है और कुछ ही दिनों में उसका ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है। अरे वाह मोहन, तेरे समोसे तो कमाल के निकले यार। ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरे। क्या बात है। अरे रामू भाई, धन्यवाद। बारिश में गरम गरम समोसे ना हो तो मजा ही क्या। यही सोचकर ठेला लगा लिया। सोच रहा था कम से कम 2 वक्त की रोटी तो निकल आए। मोहन, बहुत सही काम किया तुमने। बारिश हो और गरम समोसे ना हो तो मौसम अधूरा लगता है। और तुम्हें तो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं कि एक खाओ तो दूसरा अपने आप बुला ले। अरे बस, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। जब कुछ नहीं था तो राधिका ने कहा था, मेहनत से काम कर, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। और देखो, आज आपके चेहरों की मुस्कान मुझे और हिम्मत देती है। मोहन, तू तो अब समोसे वाला सेठ बनने वाला है। अगली बारिश में तेरी दुकान के आगे लाइन लगेगी, देख लेना। राधिका, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस पुराने कंटेनर में पांव रखा था? उस वक्त सिर्फ ये छत ही थी हमारे सिर पर, लेकिन आज देखो, ऊपर वाले की दया, हमारी मेहनत और तुम्हारे साथ में हमारे समोसे इतने अच्छे बिकने लगे हैं कि अब हम एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ मोहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब बारिश में हमें बाहर खड़ा होना पड़ा था, जब पेट में भूख थी और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, लेकिन उस अंधेरे में भी तुम्हारे हौसले की रोशनी थी। अब समय आ गया है कि हम इस कंटेनर को अलविदा कहें। इसने हमें सिर छुपाने की जगह दी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर एक पक्की छत के नीचे जाना होगा। अपना घर, अपना सपना। मैंने बाजार में एक छोटा मगर साफ सुथरा मकान देखा है। थोड़ी दूर है लेकिन माहौल अच्छा है। सोच रहा हूं कल जाकर मालिक से बात कर लूं। कुछ पैसों की व्यवस्था और कर लेंगे। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब मोहन और राधिका के चेहरे पर सुकून साफ झलकता है। बरसों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने छोटा मगर सुंदर सा घर ले लिया था।
राधिका हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाती, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन बबलू आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह विकास, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर विकास वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद बबलू भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे बबलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं काका, बस खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। बबलू बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों बबलू बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त विकास है ना, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसकी जमीन पर तो 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत जिधर है, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त विकास के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को बबलू अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर बबलू फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है ये सब, और ये भी पता है कि आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त विकास की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तब खेत जाते हो। अजय, आप अपनी जमीन को बेच दो और विकास के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर विकास की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो और विकास से कहो कि अब आप दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। तब देखना कितना फायदा होगा हमें। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही विकास के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा और मुझे जहां तक पता है विकास मेरी इस बात को कभी नहीं टालेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर बबलू अपने दोस्त विकास के यहाँ जाता है। और विकास भैया कैसे हो? बबलू भाई, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? विकास भाई, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी ज़मीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी ज़मीन के पास ही ज़मीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी ज़मीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ बबलू भाई, खरीद लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन विकास, अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी ज़मीन पर एक साथ खेती करें, क्योंकि अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ बबलू भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मणिराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मणिराम की है। फिर दोनों सेठ मणिराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, विकास के पास वाली जो आपकी जमीन है, मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो भैया, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और विकास के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? बबलू, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है, अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर बबलू सेठ मणिराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद
सुनो भाई बबलू, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैलों के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई विकास, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 13 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बबलू भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान थे। ठीक है, तो तुम वहां चले जाना, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 13 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बबलू अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से विकास बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो बबलू अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है, उसकी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया इसलिए। पर खेत में बहुत काम पड़ा है, अब कैसे होगा इतना काम। अरे तो आप परेशान मत हुए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से विकास अपनी पत्नी के साथ मिलकर तोम हल चलाने का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन बीतने के बाद विकास बबलू के घर जाता है। सुनो भाई बबलू, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन विकास भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्यों, क्या हुआ बबलू भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है बबलू, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। क्या सोच रहे हो बबलू भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होके भाभी को डॉक्टर को दिखा ला लूंगा। फिर बबलू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। फिर बबलू अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। उधर दूसरी ओर विकास बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता है तो आपका दोस्त बबलू घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोल के मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। बबलू भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ अपनी साली की शादी में जाना है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ विकास भाई, चलो आज ही हम फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। ठीक है बबलू भाई, अब हमने ये सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। विकास भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर बबलू सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, विकास अपनी साली की शादी में गया है, वो कल सुबह तक ही आएगा। उसके वापस आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेचेंगे।
चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला। आप ऐसा करो, इन सारी बोरियों को अपने घर की पीछे वाले कमरे में रख दो, तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम विकास को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गए? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी में मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर विकास बबलू की यहाँ आता है। अरे बबलू भाई, तुम्हें सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ विकास भाई चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे बबलू भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर हम मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या? अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? बबलू भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे विकास भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां उनके हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर विकास वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? फिर विकास अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा थोड़ी बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। सब्जियां उगाने का काम ही कर लेता हूँ। अगले दिन विकास सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। फिर विकास अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। अरे ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमको अपने हिस्से में मिलने वाला था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। चला गया सब कुछ अपने हाथ से। अब क्या करेंगे हम दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। जैसे विकास बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।